जय हिंद दोस्तों। आज हम एक मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से संबंधित युद्धों के बारे में, और इस दौरान हम इस कक्षा के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच किन किन प्रकार के युद्ध हुए और वो कब कब हुए और उनके क्या कारण थे। और इसी के साथ मोहम्मद गौरी की विजय के साथ भारत में इस्लामिक जो सत्ता है वो किस प्रकार बीजारोपण हो जाती है और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। आज हम उस महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोइनुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी था दोस्तों। इसीलिए इसको शॉर्ट में मोहम्मद गौरी कहा जाता है। गौरी गौर का शासक था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गौर कहाँ था, तो इसके लिए एक छोटा सा मैप हम बनाएंगे। उतना दोस्तों अच्छा मैप नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि आप ये मानिए कि भारत का अंग है, ये ऐसे, और इधर ये दोस्तों ये पाकिस्तान का क्षेत्र मान लीजिए, और दोस्तों ये क्षेत्र मान लीजिए अफगानिस्तान का, और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए गजनी। गजनी एक क्षेत्र था। उसी गजनी में एक छोटा सा एरिया था जिसे गौर कहा जाता था। ये मोहम्मद गौरी 1173 में गौर की गद्दी पर बैठा और इसे पूरी दुनिया मोहम्मद गौरी के नाम से जानने लगी। उसके तत्पश्चात मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पाकिस्तान के हिस्से का क्षेत्र था अगर वर्तमान स्थिति में हम देखें तो, और उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसकी नज़र भारत के क्षेत्रीय इलाकों पर पड़ा, जिसमें इसने 1178 में गुजरात के पाटन पर हमला किया। उस समय गुजरात के जो सम्राट थे वो भीमदेव सेकेंड थे। गुजरात के राजा भीमदेव सेकेंड थे दोस्तों। ये काफी कम उम्र के राजा थे और इनकी माता का नाम नायिका देवी था, जो काफी बहादुर माने जाते थे। और इस मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकेंड के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये नायिका देवी ने बड़े ही महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को अंजाम दिया, और इस युद्ध में भीमदेव सेकेंड को विजयी भी बनाए। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार भी हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी कहाँ लौट गया? गौर लौट गया। अब एक पक्ष ये हो गया। अब दूसरा पक्ष हम देखने का प्रयास करेंगे।
ये एक छोटा सा कहानी गौड़ी के पक्ष में और भारत के एक गुजरात के जो राजा भीमदेव सेकंड थे उनके पक्ष में था। एक और हम पक्ष देखेंगे। इसके लिए एक छोटा सा हम मानचित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ दोस्तों समझने के दृष्टिकोण से। ये दोस्तों खंड मानिए, हम उतने अच्छे मानचित्रकार नहीं हैं। अब ये खंड मान लीजिए, क्या इसको यूज करके अब ये खंड मानिए। दोस्तों अब भारत का मानचित्र देखिएगा तो वर्तमान भारत के मानचित्र में इधर दिल्ली का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है, फिर राजस्थान है, फिर इधर गुजरात है। तो आप इसको गुजरात समझिए और इसको दोस्तों राजस्थान समझिए, और दोस्तों इसको इधर पंजाब थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा भाग इधर, और इधर जो है सो दोस्तों कन्नौज का क्षेत्र समझिए। क्योंकि दोस्तों प्राचीन मानचित्र कुछ अलग प्रकार से होते थे। वर्तमान समय में जो हम अपने देश के मानचित्र देखते हैं, प्राचीन मानचित्र उस प्रकार से नहीं होते थे। कन्नौज में हम यूपी, वर्तमान में जो यूपी है, और बिहार के पाटलिपुत्र, पटना के जो क्षेत्र है उन सबको मान सकते हैं, गंगा के उपजाऊ क्षेत्र को मान सकते हैं। ये कन्नौज के अंतर्गत आते थे प्राचीन समय में। ये एक स्थिति हो गया। अब दोस्तों राजस्थान में जो अजमेर के राजा थे उनका नाम पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहिए, और हम पृथ्वीराज चौहान भी आगे बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में ही चर्चाएं हो रही। देखिए दोस्तों, गुजरात से कैसे नायिका देवी ने एक बहादुरपूर्ण तरीके से गौड़ी को 1178 में हरा करके वापस उसको गौर भिजवा दिया था। इधर फिर हम भारत के राजाओं की स्थिति देखेंगे तो भारत में विभिन्न प्रकार के राजा थे। जैसे कि उस समय गुजरात के राजा भीमदेव सेकंड थे, राजस्थान के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, और कन्नौज के जो क्षेत्र के उस समय राजा थे, उस समय गहरवाल थे, जयचंद गहरवाल। ये उस समय कन्नौज के राजा थे, और ये जयचंद गहरवाल की एक बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता। और दोस्तों ये गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसकी सीमावर्ती क्षेत्र में एक आबू का पहाड़ी क्षेत्र था। वहां की राजकुमारी थी अंबारी इंगछनी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे कि भारत में राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान हैं, गुजरात में भीमदेव सेकंड हैं, और कन्नौज में जयचंद गहरवाल हैं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहरवाल के बीच बड़े ही अच्छी मित्रता है। ये दोनों काफी अच्छे मित्र हैं, और बाद में वो शत्रु भी बन जाते हैं, आगे की कहानी में हम समझेंगे। और इधर भीमदेव सेकंड जो है गुजरात के राजा हैं, और ये जो बीच में जो क्षेत्र है सीमा वाले एरिया में, उस क्षेत्र का नाम पड़ा आबू का पहाड़ी क्षेत्र। वहां की राजकुमारी पंबारी इंगछनी है। भीमदेव सेकंड पंबारी इंगछनी को मन ही मन पसंद कर रहे हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं। और इधर पंबारी इंगछनी पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है, और उसके बाद पंबारी इंगछनी जो है पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लेती है, और भीमदेव सेकंड से विवाह वो नहीं करती है, क्योंकि पहले ही वो
पृथ्वीराज चौहान से शादी कर चुकी है। तो इस क्रम में पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेकेंड के बीच एक छोटी सी झड़प कहिए वो हो जाती है और दोनों के बीच जो संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अब पृथ्वीराज चौहान पर किसी भी प्रकार की परिस्थितियां खराब पड़ेगी तो उस समय ये भीमदेव सेकेंड इसका साथ नहीं दे पाएगा। और एक दूसरी कहानी इधर हम देखेंगे कि जयचंद गहरवाल और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों के बीच भी एक अच्छी मित्रता थी, लेकिन जयचंद गहरवाल की जो बेटी थी संयोगिता वो भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और ये खबर जयचंद गहरवाल को पता चल गई। उसके बाद जयचंद गहरवाल पृथ्वीराज चौहान पर बड़ा क्रोधित हुए। हालांकि उनको ये देखना चाहिए कि उस समय राजपूतों में और भारत के क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण राजाओं में पृथ्वीराज चौहान की गिनती मानी जाती थी, तो उनको विवाह कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता कर ली इस पक्ष में। अब जयचंद गहरवाल करते हैं कि अपनी बेटी का स्वयंवर रच देते हैं और उस स्वयंवर में तमाम सम्राटों को, राजाओं को, महाराजाओं को बुलाया जाता है, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके। और उसी स्वयंवर के सभा में पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति बनवा करके द्वारपाल के रूप में खड़ा करवा देते हैं जयचंद गहरवाल पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि जब स्वयंवर का कार्यक्रम आगे बढ़ा तो संयोगिता ने जो वरमाला है उस द्वारपाल रूपी पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति था उसको पहना दिया। और ये बात की जानकारी पृथ्वीराज चौहान को भी हो चुकी थी, इसीलिए वो स्वयंवर में आकर के संयोगिता को वहां से ले गए और फिर दोनों आपस में शादी करके अपना जीवन बिताने लगे। उस कारण हम ये स्थिति भी देखते हैं कि जयचंद गहरवाल बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ होगा पृथ्वीराज चौहान पर। अब ये दोनों राजा पृथ्वीराज चौहान को किसी भी विषम परिस्थिति में साथ नहीं देंगे। अब इसी का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के जो कभी मित्र हुआ करते थे जयचंद गहरवाल चल जाते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, उसी के क्षेत्र में एक छोटा सा जगह पड़ता है गौर, जहाँ के राजा मोहम्मद गौरी थे, जिसके बारे में हमने थोड़ा बैकग्राउंड में समझा है उनके पास कि आप आइए और पृथ्वीराज चौहान पर हमला कीजिए। पृथ्वीराज चौहान पर आप हमला कीजिए। तो जयचंद गहरवाल गौर के राजा मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो राजस्थान के जो क्षेत्र थे उस पर हमला करने के लिए, क्योंकि इनकी एक आपसी रंजिश बन चुकी थी। क्योंकि जयचंद गहरवाल पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की वजह से उनको ही बहुत अधिक अपमानित होना पड़ा। अब चूंकि पृथ्वीराज चौहान के कभी मित्र हुआ करते थे जयचंद गहरवाल, तो इसीलिए उनकी सभी खुफिया जानकारियों को, उनकी सैनिक व्यवस्थाओं को जानते थे, इसीलिए गौरी को आमंत्रित किए हमला करने के लिए। तो गौरी इधर पंजाब का जो क्षेत्र है, एक जगह है दोस्तों, उस समय उसको तबरे हिंद कहिए सर, तबरे हिंद कहा जाता था, जिसको अभी हम भटिंडा के नाम से भी जानते हैं। उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। इधर पृथ्वीराज चौहान अपना साम्राज्य दिल्ली की तरफ बढ़ा रहे थे, तो उस क्रम में ये गौरी उनका सबसे बड़ा अरोड़ा बन गया। फिर ये तबरे हिंद ही और ये भटिंडा ही तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बनती है।
ये जो युद्ध है दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच। इस युद्ध में जीत जो है पृथ्वी राज चौहान की होती है और मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध से हार का मुंह लेकर के वापस चला जाता है। लेकिन ये वापस जाते ही फिर से अटैक करने की तैयारियों में जुट जाता है। इसी क्रम में फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में भाग लेने वाले वही लोग थे जो तराइन के प्रथम युद्ध में लिए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में जीत मोहम्मद गौरी की होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। फिर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उनको गौर ले जाने की क्रिया शुरू हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है, एक पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर पृथ्वीराज चौसा नाम की जो पुस्तक है चंद्र बदाई ने लिखी है, उन्होंने एक वाक्यांश जो प्रस्तुत किया है कि ऐसा कहा जाता था कि मोहम्मद गौरी जब गौर पृथ्वीराज चौहान को ले गया तो पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें अंधी कर दी गई और उनको जंजीरों में बांध कर रखा गया। तो किसी भी प्रकार से मोहम्मद गौरी को ये खबर मिली कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण जलाना भी जानते हैं। तो शुरू में तो मोहम्मद गौरी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसको भी एक शक की भावना थी कि वाकई में इसके अंदर ये हुनर है कि नहीं। तो उनको ये शब्द भेदी बाण चलाने की जो है परमिशन दी गई थी। तो उस पर चंद्र बदाई जो बताते हैं और कई इतिहासकारों का यही जो वर्णन है और मानना है कि एक वाक्यांश इस प्रकार से दिया गया, जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर धनुष आया और वो शब्द भेदी बाण चलाने वाले थे, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तो बैठा सुल्तान है, मत चूको चौहान। 4 बांस ये दूरी बताया जा रहा है दोस्तों, 24 गज अंगुल अष्ट 8 उंगली की दूरी पर तो बैठा सुल्तान है, माने मोहम्मद गौरी इतनी दूरी पर बैठे हुए हैं। और मत चूको चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को न चूकने की जो है सो हिदायत और आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी प्रकार से गौरी बच जाता है और निर्मम प्रकार से जो है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। फिर इसी क्रम में अब मोहम्मद गौरी का साम्राज्यवादी विस्तार का जो पहलू है वो बठिंडा से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इधर उसको राजस्थान मिल चुका है, क्योंकि वहाँ के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर चुका है। और इधर देखेंगे यूपी दिल्ली का कुछ एरिया और बिहार का पाटलिपुत्र, गंगा के उपजाऊ क्षेत्र को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। वो कन्नौज के क्षेत्र में आता था और कन्नौज के राजा थे जयचंद गहरवाल। तो इधर
मोहम्मद गौरी अब साम्राज्य विस्तारीकरण के जरिए कन्नौज के क्षेत्र को भी अपना बनाना चाहेंगे और इसी क्रम में एक युद्ध होगा। इसी क्रम में एक युद्ध होगा जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। ये 1194 ईस्वी में संपन्न हुई थी और ये जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और जयचंद गहरवाल के बीच संपन्न हुई थी और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजित हुआ और जयचंद गहरवाल की हत्या कर दी गई। अगर जयचंद गहरवाल पृथ्वीराज चौहान से ये शत्रुता न करते तो शायद उनका भी क्षेत्र बचा रहता और उनकी बेटी की भी जिंदगी बची रहती। उनकी बेटी की भी हत्या कर दी गई, ऐसा कहा जाता है। संयोगिता या आत्महत्या कर ली, इस पर इतिहासकारों का अलग अलग दृष्टिकोण है। और इसी के साथ दिल्ली, कन्नौज, राजस्थान, इन क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। और इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यालदोज, कुबाचा, इनमें जो प्रमुख गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके दामाद भी थे, किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं और एक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भारत के राजनीतिक व्यवस्था में हो जाती है। तो यही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और गौरी का इतिहास था। और इस क्रम में हमने जो जानकारी आपको बताई है उस पर हमको ज़रूर बताएं कि वो जानकारी आपको कैसी लगी। आप वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जानकारी बहुत अच्छी है दोस्तों। ये किसी न किसी को अगर इस प्रकार की जानकारी मिलेगी तो उनके जीवन में ज्ञान का एक परिवर्तन होगा। और धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, होगा।